हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर एकेडमिक। तो कैसे हो सब लोग? फटाफट लाइव में जुड़ जाइए सभी लोग। फटाफट लाइव में जुड़ जाइए। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है, वो हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत शानदार डेरिवेशन है, अच्छे से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है, देखिए आपके पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने अगर समझ लिया, क्या बोला मैंने, अगर आपने ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाए रखा है इसको अगर आपने समझ लिया तो मान के चलिए कि आपका जो डेरिवेशन है ना वो यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे तो इसमें ओनली सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, जो कि आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बस इस जो डायग्राम है ये बस इसी में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रख के चलना। ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सको, जिससे कि डेरिवेशन में गलती होने के चांस बढ़े। ठीक है, तो चलिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अक्षीय स्थिति है या अनुदैर्ध्य स्थिति है वो आखिर में होती क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपको समझाता हूँ मैं कि द्विध्रुव को मिलाते हुए खींची गई कोई भी सीधी रेखा द्विध्रुव का क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास द्विध्रुव है, दो द्विध्रुव है, यानी कि माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों को मिलाती हुई सीधी रेखा, यानी कि इन दोनों को मिलाती हुई सीधी रेखा खींच रखी है, तो यही हमारा द्विध्रुव का अक्ष है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, इसमें हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, जिसको हमने ए और बी बोल दिया है, यानी कि माइनस क्यू आवेश को पॉइंट ए दे दिया है और प्लस क्यू आवेश को पॉइंट बी दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कोई भी दो आवेश है उनके बीच की दूरी हमने क्या बोली थी? 2L बोली थी। 2L को जब आधा आधा करेंगे तो हमारे पास L, यानी कि सेंटर से और माइनस क्यू तक की दूरी L और सेंटर से प्लस क्यू तक की दूरी L। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इनकी दूरी का जो डिवाइडेशन है वो L L कर रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेंटर से, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच सेंटर से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ठीक है, हमारे पास ये बिंदु P है, इस पर ही हमको क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें करना क्या है। आगे है इसमें कि हमारे पास जो बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, उसकी प्लस क्यू आवेश से, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो क्या है? देखिए, वो होगी हमारे पास, देखिए टोटल हमारे पास जो सेंटर से जो दूरी है वो है R। कितनी है? R है। यहाँ पे जो ये दूरी लिख रखी है ना, ये गलत लिख रखी है भाई। ठीक है, इसको इग्नोर करना। देखिए यहाँ पे जब हम प्लस क्यू आवेश से, यानी प्लस क्यू आवेश से जो दूरी रखेंगे P तक की, वो क्या होगी? देखिए टोटल हमारे पास R दूरी है। जब हम R में से इस L को माइनस कर देंगे, ठीक है, देखिए फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए जब हम इस टोटल R दूरी में से इस L को माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी दूरी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? R माइनस L। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? R माइनस L। ठीक है, ये दूरी हमारे पास R माइनस L आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे, अब बात करते हैं हम माइनस क्यू से P तक की दूरी, जो कि यहाँ पे लिख रखी है, वो बिल्कुल राइट लिख रखी है, R प्लस L, क्योंकि हमारे पास जो टोटल यहाँ से सेंटर से जो दूरी है वो है R है। ठीक है, और यहाँ पे L है, तो ये L प्लस R हो जाएगा।
तो ये हमारे पास टोटल माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक डायग्राम का जो हमारे पास जो समझने का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए डेरिवेशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो देखिए इसमें क्या है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसको मतलब जो हमारे पास आवेश थे माइनस क्यू और प्लस क्यू उनको हमने ए बी माना था। ठीक है, ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से जो सेंटर था उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है भाई। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू आवेश, जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश था उसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा E1। E1 बराबर, देखिए मैंने आपको E का फॉर्मूला यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ कहाँ से गया। तो कल का लेक्चर ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, यानी कि पिछला जो लेक्चर है वो देखिएगा। तो देखिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास के का मान था 1/4πε0 के। ठीक है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के बारे में बात की जा रही है। तो प्लस क्यू हमारे पास आवेश तो क्या आ जाएगा प्लस क्यू, और आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे पास जो डिस्टेंस हमने निकाली थी वो डिस्टेंस क्या थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने डिस्टेंस निकाली थी प्लस क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस थी हमारी, ये तो गलत थी, हमारी आई थी यहाँ पे आर माइनस एल। क्या आई थी, आर माइनस एल। ठीक है, हमारी ये टोटल में से जब हमने आर माइनस किया तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर माइनस एल। तो ये नीचे हम लिखेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर जो कि लिख रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो ये E2 हो जाएगा। E2 बराबर, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए यहाँ पे क्यू आ गया अपॉन दूरी क्या थी आर प्लस एल। ठीक है, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हम निकालने वाले हैं E। ठीक है, तो E क्या आएगा, देखिए मैं बात करता हूँ कि जो E1 और E2 है उन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो हमारे पास E1 बड़ा होगा, कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ E1 की, तो जब दूरी की बात करता हूँ तो देखिए दूरी यहाँ पे R में से माइनस एल होके स्क्वायर हो रहा है। तो नीचे जो संख्या होगी वो जितनी छोटी होगी E की वैल्यू उतनी बड़ी होगी कि नहीं होगी। इस बात से बिल्कुल सहमत हो कि नहीं, कि भाई नीचे जो हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू होगी वो जितनी छोटी होगी E की वैल्यू उतनी बड़ी होगी कि नहीं होगी ना। तो हमारे पास E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस होके ये संख्या बड़ी हो रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो दूरी है ये संख्या बड़ी हो रही है क्योंकि R प्लस एल है और उसमें R माइनस एल है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा, E1। ठीक है, इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बताया आपको कि यहाँ पे जो E1 है वो बड़ा होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि हम जब भी अंतर की बात करते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए E1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दोनों को हमने किया माइनस। जो इन दोनों में से कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो कॉमन क्या है हमारे पास, Q/4πε0 के, जो बाकी का है वो एज इट इज़ है। ठीक है, अब करते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया हमने। ठीक है, एलसीएम लिया तो देखिए आगे क्या आ गया हमारे पास, ये तो हमारे पास कॉमन लिया हुआ है, ऐसे कैसे है। देखिए यहाँ पे जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ गया है R² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आ गया, कि भाई जब भी हम दो ब्रैकेट जिनको देखें आप, यहाँ पे A माइनस बी हो रहा है और यहाँ पे A प्लस बी हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे ए प्लस बी हो रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर हो रहा है ना इनका, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। जब एलसीएम आता है तो हम इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारे पास सॉल्व करते करते हमारे पास आ गया यहाँ पे ये, ठीक है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो हमने दूरी निकाली थी ऊपर, उसमें L दूरी बड़ी थी या R दूरी बड़ी थी? ऑब्वियसली R दूरी बड़ी थी ना, क्योंकि जो R है वो हमारे पास सेंटर से P तक की दूरी थी, और जो L है वो सेंटर से ओनली आवेश तक की दूरी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे R बड़ी होगी, ठीक है। तो L स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं ना। तो देखिए इसको नगण्य मानने पर हमारे पास क्या आता है, एल स्क्वायर को हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, आर की पावर 4 आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि बाहर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आर से हम एक आर कैंसिल करेंगे तो नीचे हमारे पास आर क्यूब बचेगा, ठीक है, आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था Q इंटू 2L, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, मतलब इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2RL, ठीक है। सॉरी यहाँ पे R नहीं आएगा, क्योंकि R तो हमारे पास बचा ही नहीं है ना, ठीक है, R से तो R हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2L, और यहाँ पे Q है 2 इंटू Q, तो Q इंटू 2L ये क्या हो जाएगा हमारे पास P, तो ये क्या हो जाएगा 2P, ठीक है। तो 2P अपॉन R क्यूब, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या बचा था, R क्यूब बचा था, ठीक है। तो 2P अपॉन R क्यूब, और हमारे पास जो ये है ये हमारे पास वैसे के वैसे है, ठीक है। तो नीचे देखिए अब आगे हमारे पास यहाँ तक तो ये वैल्यू आई है हमारे पास 2P अपॉन R क्यूब और इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जब हम बात करते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए, उसके लिए हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हम जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो हम के की वैल्यू 1 ही पुट करके चलेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। किसी माध्यम के लिए हम ये जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम निर्वात के लिए निकाल रहे हैं। तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा के बराबर 1। जब हम के बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोल सकते हैं के, जो कि कूलाम्य नियतांक था, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये वेक्टर होगी भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये हमारे पास ई नेट आ जाएगा 2kp अपॉन R क्यूब। इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इससे भी जो ये हमारा जो डेरिवेशन था इससे भी इम्पोर्टेंट है निरक्षीय स्थिति के लिए, यानी अनुप्रस्थ स्थिति के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसका आपको शेड्यूल पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।